जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सौरमंडल में पृथ्वी पहला चैप्टर है। सौरमंडल में पृथ्वी यानी कि सौरमंडल जो है उसमें हमारा पृथ्वी कहाँ पर है और उससे रिलेटेड किस प्रकार की घटनाएं हमारे वायुमंडल में होती है। देख रहे हैं ये जो दिख रहा है ये सौरमंडल का इंटरफेस है। आप अगर भूगोल का किताब लीजिएगा तो उसमें आपको सारा चीज़ दिखेगा। आप अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा आपको, फिर आसानी से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको आज शुरुआत करते हैं। इस तरह से पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा है, आप आराम से इसको स्क्रॉल कर करके पूरा आप ऊपर तक देख सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक बात कि किस तरह से आप करेंगे अपना बेहतर तैयारी। बेहतर तैयारी करिएगा तभी तो रिजल्ट अच्छा रहेगा, फिर तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। आप कोई भी काम करते हुए भी आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। हमारा मकसद ही यही है कि कोई भी लड़के या लड़कियां, हर वह बहन भाई जो कोई भी काम करता है उसको समय नहीं मिलता एग्जाम का तैयारी करने का, वह आसानी से हमारा यह वीडियो देख करके तैयारी कर सकता है। चलिए एक एक लाइन पढ़ते हैं और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ समझाते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त जब सूर्य अस्त हो जाती है तब आसमान का दृश्य देखिए, उस समय का दृश्य कैसा लगता है। आसमान में पहले एक दो चमकते बिंदु की तरह दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती है। इसकी संख्या बढ़ती, किसकी संख्या बढ़ती है? तो तारों की संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। सही बात है, तारा तो अनकाउंटेबल है, उसको कौन गिन सकता है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको संध्या होती जाती है, रातें होती जाती है, तारे हमको दिखने लगते हैं, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। कुछ का क्या होता है कि कुछ बहुत चमकीला होता है और कुछ का रोशनी कम होता है, धुंधला दिखते रहता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। टिमटिमाना आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि तारा टिमटिमाता किस प्रकार से, ये वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। वे बिना किसी टिमटिमाहट के आसमान में चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। तारों के बीच चंद्रमा रहता है कि नहीं रहता है? निश्चित रहता है। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। पूरा चंद्रमा एक ही बार दिखता है ना आपको, पूरा चंद्रमा जो गोल दिखता है वो एक ही बार दिखता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। तो पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि आप चंद्रमा के अधिक से अधिक कितने भाग को देख सकते हैं? तो 59 यानी 59% भाग को ही आप अधिक से अधिक देख सकते हैं, उससे अधिक चंद्रमा नहीं दिखता है। लेकिन आप ये समझिए कि जिस दिन पूरा चंद्रमा गोल दिखे आपको वो पूर्णिमा हो गया। आगे क्वेश्चन, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। चंद्रमा जो पूर्ण चंद्रमा है धीरे धीरे वह कटती चली जाती है, तो आप 15 दिन के बाद पूरा गोल थोड़े देख सकते हैं। आप इन्हें नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, 15 दिन में वह अपना पक्ष बदल लेता है और क्या हो जाएगी? अमावस्या, यानी कि पूरा चंद्रमा दिखेगी ही नहीं। आप उसको क्या कहिएगा? अमावस्या कहिएगा। पूरा दिख गया तो पूर्णिमा और पूरा नहीं दिखा तो अमावस्या। इसी अमावस्या वाली रात को नई चंद्रमा वाली रात भी कहते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर बादल उदल नहीं होगा ना तो बहुत अच्छा से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन भी पूछ देता रहता कि बताइए नए चंद्रमा वाली रात किसे कहते हैं? तो दोस्तों घबराइएगा नहीं, याद रखिएगा कि जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखती है ना, पूरा अंधेरा रहता है, अमावस्या वाली रात होती है, उसी को कहते हैं नए चंद्रमा वाली रात। क्योंकि उसके बाद चंद्रमा का हर एक दिन एक नया नया शेप देखने को मिलता है। इसीलिए यही लॉजिक है जिसके कारण हम चंद्रमा को नए चंद्रमा वाली रात कहते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। बहुत सारा आपको दिन में क्या होता है कि सूर्य का रोशनी रहता है, वह बहुत अत्यधिक होता है। अधिक होने के कारण उसमें आपको तारे दिखते नहीं हैं। तारे तो दिन में भी निकले रहते हैं लेकिन वह दिखते नहीं हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? तो सूर्य का अधिक रोशनी होने के कारण। सूर्य का रोशनी तारों के रोशनी से अधिक होता है, जिसके कारण आगे आपको देख रहा है कि आगे बोला है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं?
यह अगर पूछ दिया आपको तो आप क्या कहिएगा कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी दोस्त एक तारा है, क्योंकि तारा का क्या परिभाषा है कि खुद का ऊष्मा और खुद का प्रकाश होना चाहिए, और तारों के पास खुद का ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है, जिसके कारण हम उसे भी तारा कहते हैं। तारों के पास खुद का ऊष्मा और खुद का प्रकाश है, जिसके कारण सूर्य भी एक तारा है। अब इधर देखिए, यहाँ पे बोला है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इस हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा होता है। आप अधिक ऊंचाई से कोई वस्तु को देखिए या बहुत दूर से कोई वस्तु को देखिए, वह छोटा दिखेगा ही, आपको बड़ा दिखेगा नहीं। आप जितना दूर मतलब नजदीक जाइएगा उतना बड़ा दिखेगा। सूर्य और चंद्रमा हमारे पृथ्वी से तारों की तुलना में नजदीक है, जिसके कारण उसका ऊष्मा भी हम महसूस करते हैं और उसका प्रकाश भी हम तक आती है, तेज रोशनी भी आती है और वह अपवर्तन का शिकार नहीं होती है, जिससे वे टिमटिमाते भी नहीं है। तारे हमसे बहुत दूर हैं, उनका ऊष्मा और प्रकाश हम तक पहुंच ही नहीं पाता है, जिससे वे आपको उसके ऊष्मा और प्रकाश का उसके ऊष्मा और प्रकाश का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं और वे हमें टिमटिमाते महसूस होते हैं। रात्रि में आसमान को देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। वे नक्षत्र कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तब तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको उर्सा मेजर दिया हुआ, कितने ग्रुप में है, 2, 2, 4, 5, 6 और 7 तारों के समूह में है ये। तो ये एक तो पहले नक्षत्र मंडल कहलाएगा और 7 तारों का समूह है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, उर्सा मेजर या बिग बियर भी कहेंगे, या इसी को सप्तऋषि भी कहा जाता है। सप्तऋषि या सात सप्त ऋषि संत भी कहलाता है ये। देखिए आगे, अर्सा मेजर या उर्सा मेजर तथा या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। यह तारों का समूह है, बहुत सारा उर्सा, यह जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, यह देखिए यहाँ पे आपको इसके ठीक सामने ध्रुव तारा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, उर्सा मेजर कहेंगे। लेकिन ये पूंछ वाला भाग हो जाएगा। इधर से अगर हम ध्रुव तारा को देखेंगे पूंछ वाले भाग के तरफ से, तो उर्सा माइनर हो जाएगा। माइनर माने छोटा होता है और मेजर माने बड़ा होता है, ठीक है। 7 तारों का समूह है, इसलिए इसको सप्तऋषि कहा जाता है, ठीक है। और तारों के समूह को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। आपने अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों या नक्षत्रों को दिखाएं, ठीक है। आप रात्रि में जाइएगा, आप बहुत सारे आसमान में तारों के समूह को देख पाइएगा, जिसे आप उर्सा मेजर या बिग बियर कह सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि तारा मंडल में संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए और यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करते हैं। आप देखिए सप्तऋषि को हम पहले ही बता दिए थे कि आप सप्तऋषि को देखिएगा तो आप इसी को सीधे देखिए तो आपको इसके ठीक इधर से क्या दिख रहा है, या ध्रुव तारा दिख रहा है, और पीछे से देखेंगे तो भी ध्रुव तारा दिखेगा, लेकिन आगे से देखेंगे तो उर्सा मेजर कहलाएगा और छोटे भाग के तरफ से देखेंगे पूंछ के तरफ से तो उर्सा माइनर कहलाएगा। तो हमको लगता है कि अब इससे आपको क्वेश्चन नहीं फंसेगा।
अब आइए ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है ना, पहले के दिशा में पहले के समय में क्या होता था कि उत्तर दिशाओं को वह इंगित करता था। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा कहा जाता था। आप आसमान में देखिएगा उत्तर दिशा की ओर, तो तेज रोशनी के से एक तारा चमकता हुआ दिखेगा, उसी को ध्रुव तारा कहते हैं। पुराने के समय में जब होते थे लोग ना, उन लोगों के पास रात्रि में घड़ी या कंपास नहीं होता था, जिसके कारण वो लोग ध्रुव तारा का जो है सहारा लिया करते थे। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं, यानी सप्तऋषि उसी के कहीं इर्द गिर्द में होता है और वहीं से हम उसी के सामने देखेंगे तो ध्रुव तारा दिख जाएगा, जिससे ध्रुव तारा की स्थिति हमें समझ में आ जाएगी। चित्र 1.1 में आप पाएंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल में संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचा जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारों को इंगित करता है। ठीक है, यह पहले ही आपको दिखाएं, इसको आगे बढ़ाइएगा तो आपको ध्रुव तारा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्रुव तारा आपको दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है ना, ये वाला ध्रुव तारा तो दिखता है। आगे बढ़ें तो बोलता है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्रह किसे करते हैं, तो आप कहिएगा कि वैसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, वे ग्रहों के ऊष्मा एवं प्रकाश से वे तारों के प्रकाश से वो प्रकाशित होते हैं या उष्मित होते हैं, उन्हें ही हम ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट्स कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। पृथ्वी भी आपको चमकती है। हम लोग चंद्रमा को देखते हैं तो लगता है कि चंद्रमा चमक रही है, लेकिन पृथ्वी भी चमकती है। अब कुछ छल्ला वाला ग्रह, किसको छल्ला, किसके बाहर में रिंग होता है, तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी में से इन छल्लों को शक्तिमान दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ये जो तारे होते हैं, आपको तारे बोलते हैं, ये ग्रह जो हैं आपको उसको दूरबीन के सहायता से पृथ्वी से देखा जा सकता है। अब आगे देखिए तो यहाँ पे आपको जो है क्या दिखाया जा रहा है, आपको यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो है यहाँ पे सौरमंडल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सूर्य हो गया, सूर्य के जस्ट बाहर पहला चक्कर जो लगाता है वो बुध लगाता है। उसके बाद कौन लगाता है, तो शुक्र लगाता है। यहाँ देखिए शुक्र लिखा हुआ है। उसके बाद आपको जो है पृथ्वी हो जाता है और चौथे नंबर पे मंगल हो जाता है। तो सीक्वेंस में याद करिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर यहाँ देख रहे होंगे आप क्षुद्र ग्रह का ये पट्टियां हैं, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह जो होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। देखिए मंगल और बृहस्पति को दिखा रहे हैं, ये मंगल हो गया और ये बृहस्पति हो गया, इनके बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। तो क्वेश्चन तो यही पूछ देगा आपको कि क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में यह होता है। ठीक है, अब यहाँ से 4 ग्रह और, ये बृहस्पति हो गया, जुपिटर जो सबसे बड़ा है। उसके बाद ये देखिए शनि ग्रह हो गया, जिसके बाहर में रिंग ऐसे ही दिखता है। उसके बाद ये यूरेनस हो गया, जिसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद सबसे दूर का जो ये हो गया नेपच्यून हो गया। आपको सीक्वेंस में से याद करने के लिए ऐसे याद करिए, सूर्य की तरफ से आप अपने आप को समझिए। पहले कैसे याद करिएगा, तो पहले 4 को, फिर क्षुद्र ग्रह के बाद वाले 4 को, क्षुद्र ग्रह के पहले 4 और क्षुद्र ग्रह के बाद 4। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और फिर बाद के 4 तो बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरह से आपको 8 ग्रह दूरी के अनुसार से याद हो जाएंगे। आकार के आधार से बोला जाएगा तो बृहस्पति सबसे बड़ा होता है, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर आपको आ जाइए पृथ्वी पे। पृथ्वी के बाद आपका हो जाता है पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है। पृथ्वी के जस्ट ऊपर आइए, एक ऊपर यानी कि शुक्र होता है। उसके बाद मंगल और सबसे छोटा जो होता है वो बुध। कैसे याद करेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, एक ऊपर आइए
बुध शुक्र के एक नीचे जाइए मंगल, और सबसे लास्ट में बुध को कहिए। ये आकार के आधार से हो गया। यह भी क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में पूछ देगा। थोड़ा सा और रह गया है और आपको बता देते हैं, फिर हम आपको सौरमंडल बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि साइड में जो बॉक्स में दिया हुआ है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको देखते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ देखिए, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को बनाने के लिए बोला जा रहा है कि और अधिक शब्द की उत्पत्ति कीजिए। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ है उससे संबंधित कुछ बातें यहाँ पे दी हुई है, जैसे यहाँ पे लॉजी, मेट्री और आईडी आते हैं, देखते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए किए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों में से मिलकर बना है, जिसमें जी का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। जैसे यहाँ पे आपको लॉजी बता रहा है कि लॉजी का मतलब क्या होता है। जैसे जियो प्लस लॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियो प्लस मेट्री का अर्थ होता है पृथ्वी का मापन। जियो प्लस ऑयडी का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार में के अनुरूप। यहाँ पे देखिए, जियो प्लस लॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियो प्लस मेट्री यानी ज्योमेट्री का मतलब हो जाएगा आपको पृथ्वी का मापन। जियो आईडी का मतलब हो जाता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। उस तरह से आगे बढ़िए और देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गतियों के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, तो आसानी से आप कह सकते हैं कि खगोलीय पिंडों और उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है, खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट जो थे वो पुराने समय में आपको जो है इसके बारे में यानी कि खगोलीय पिंडों के बारे में वह अध्ययन किया करते थे, इसलिए उन्हें जो है आपको खगोल शास्त्री कहा जाता है। उन्होंने कहा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, यानी कि जितने भी ग्रह हैं वो कैसे चमकते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। जितने भी खगोलविद हैं वह क्या कर रहे हैं कि वह रहस्यों को खोज रहे हैं कि किस तरह से ब्रह्मांड चलता है। चलिए तो आगे हम आपको यह बताते हैं, शुरू करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल में क्या सब दिया हुआ है वो देखते हैं। देखिए, सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौरमंडल का मुखिया जो हो जाएगा वो सूर्य हो जाएगा। आप आसमान में आसानी से देखिए कि सूर्य हो गया। सूर्य के बाद उसे चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, पहले 9 हुआ करता था लेकिन अब 8 है। उसके बाद उपग्रह जैसे कि चंद्रमा वगैरह, ये सब उपग्रह है। और आपको जो है अन्य भी ग्रहों के उपग्रह हैं, जैसे कि मंगल के डिवोस फोबोस, वो तो चर्चा करेंगे ही आगे हम आपको। खगोलीय पिंड हो गए, क्षुद्र ग्रह वगैरह जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, तो ये सब मिलकर के आपको क्या कहलाते हैं, तो सौरमंडल कहलाते हैं। तो आसानी से याद रखेंगे कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब थोड़ा सा सूर्य के बारे में जानकारी। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यानी कि बीच में सूर्य है और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं अन्य ग्रह। यह बहुत बड़ा है, सूर्य जो है बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। जानते हैं आप लोग, जितने भी तारे हैं वह हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन करता रहता है, तो सूर्य भी हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन करता है। इससे पिछले पेज में दिया हुआ था कि तारे किसे कहते हैं, तो सूर्य भी एक तारा है, यह बताया गया था, क्योंकि जिसके पास खुद का उष्मा और प्रकाश होता है उसे हम तारे कहते हैं। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है सौरमंडल में सभी को प्रकाश और ऊष्मा देता है।
ये एकमात्र स्रोत है जिससे सभी ग्रहों उपग्रहों को इससे जो है प्रकाश मिलता है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यह सबसे नजदीक का तारा है लेकिन हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताइए सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर है। चंद्रमा हमसे 3,84,400 किलोमीटर है, जो हम आगे बताएंगे आपको। ग्रह, अब जो सूर्य के जो चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे पहले तो ये दूरी के आधार पर पूछता है, फिर आपको पूछ देगा कि आकार के आधार पर। तो पहले दूरी याद करते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 है। जैसे सूर्य हो गया, पहले आपका बुध चक्कर लगाएगा, उसके बाद शुक्र, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर आपको बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 4 जो ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्यों? तो हम आपको अगर ये वाला लेकर के समझाएं, कहाँ आपका वो ये वाला जो फेज था, वो उस पेज पे हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपको, हाँ ये देखिए इस पेज पे आइए और देखिए ये जो क्या था ना कि क्षुद्र ग्रह से पहले ये जो 4 ग्रह थी वो था, इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और इसके बाद 4 ग्रह हैं जिसे हम बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह में आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर आ जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जो हम आपको बताए ही थे। तो चलिए पेज पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे आपको ग्रहों को कैसे याद रखिएगा आप दूरी के आधार पे, तो पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ तक क्षुद्र ग्रह आ जाएगा। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, जिसे यूरेनस और नेपच्यून भी कहा जाता है। दूरी के आधार पर याद रखने के लिए जो है अंग्रेजी में भी आसान तरीका दिया गया है। जैसे माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। सबका जितना ये लाल वाला आप देख रहे हैं, ये गुलाबी कलर का ये रंगीन वाला जो लेटर है, उसको आपको अंग्रेजी में इससे आराम से समझ में आ जाता है। जैसे एम से मरकरी, बुध को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह से अंग्रेजी में भी आसानी से ट्रिकी वे में आपको उसका नाम याद हो सकता है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। यानी सूर्य के चारों तरफ जो ग्रहें चक्कर लगा रही है जिस पथ पर, उसी को कहते हैं कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 डेज यानी कि 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इसका आकार एवं आकृति क्या है? पृथ्वी के समान है। इसीलिए आपको शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। इस तरह से उसको पृथ्वी का भगिनी कहा जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूवी 2313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह में रहे। यानी 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह में रख दिया गया, क्योंकि वह क्या था ना कि ग्रह से भी बहुत छोटा था। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट का समय लगता है। यह आपको बताना चाह रहा था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने देर में पहुँचता है। तो आपको याद हो ही गया होगा कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुँच जाता है। अब जो है आपको पृथ्वी के बारे में यहाँ पे दे रहा है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां है। सबसे बड़ा ग्रह यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। चपटी होने के कारण इसको भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। भू-आब का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार।
जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। सही बात है दोस्तों कि जितना भी ग्रह में वायुमंडल में ग्रह है वहां पे आपको अंतरिक्ष में, जिसमें आपको पृथ्वी पर भी सिर्फ ये एबिलिटी है कि उस पर जीवन संभव है, उस पर लोग रह सकते हैं। यह ना तो गर्म है और ना ही यह ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से देखिएगा तो पृथ्वी कैसा दिखता है, नीले रंग का दिखता है। यहाँ पे ये गलत लिख दिया हुआ है। यहाँ वायुमंडल से यानी पृथ्वी से देखने पर पृथ्वी जो है, अच्छा आपको, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी को जब ऊपर से देखा जाता है तो नीले रंग की दिखती है और यह चमकती भी है, चंद्रमा की तरह यह चमकती हुई महसूस होती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। क्वेश्चन में पूछ देगा आपको कि बताइए पृथ्वी को और किन ग्रहों के नाम से जाना जाता है, तो इन्हें नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब आइए दोस्तों, हमारा प्यारा सा चंद्रमा, जिसे हम लोग बच्चा में चंदा मामा कहा करते थे, अब कहते हैं कि चांद सी दुल्हन लाएंगे। अब आप दुल्हन समझिए या इनको मामा समझिए, जो भी समझिए, प्यारा सा है, हमारे बगल में है, बहुत ही अच्छा है, बचपन से आप लोग देखते आ रहे हैं। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी, हम प्यारा प्यारा सा जानकारी लेते हैं। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह क्या है, चंद्रमा। इसका व्यास तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऐसे जैसे दूरी रहता है और बीचों बीच जैसे वृत्त है, ये जैसे मान के चलिए यह चंद्रमा है, और इसको यहाँ से, इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा देखा जाए तो उसका जो व्यास है आपको, वह पृथ्वी की 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 यानी 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों से की अपेक्षा नजदीक है। यह जो है ना, अन्य ग्रहों की अपेक्षा यह नजदीक, इसी कारण हमको बड़ा दिखता है। कोई वस्तु नीचे नजदीक रहता है तो बड़ा दिखता ही है। पृथ्वी से इसकी दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है, जो पहले भी बताए थे हम आपको। सूर्य का बताए थे कि 15 करोड़ किलोमीटर होता है, और चंद्रमा जो है 3,84,400 किलोमीटर होता है। अब आप पृथ्वी से चंद्रमा, सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया ही कि 15 करोड़ किलोमीटर आपको सूर्य है और 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा की दूरी है। देखिए बगल में कुछ क्या दिया हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। उपग्रह के बारे में दे रहा है। ग्रह तो हम लोग जाने ही कि सूर्य का जो चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, और उपग्रह जो होता है वह 2 तरह का होता है, एक प्राकृतिक वाला होता है और एक मानव निर्मित वाला होता है, जो ग्रहों का चक्कर लगाता है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते रहता है ना, उसी तरह से ग्रहों का चक्कर जो है वो उपग्रह लगाता है। अब मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया गया है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि जो है वह भारत के द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष में कुछ मानव निर्मित उपग्रह है। देखिए ये जो है सैटेलाइट आपको दिखा रहा है, यहाँ से पृथ्वी से जो है, या जैसे ये भारत है, भारत का देख रहे हैं ना, भारत में यहाँ पे जो है आपको श्री हरिकोटा धवन है, जहाँ से आपको इसरो का लंच किया, इसरो का जो है ऑफिस है, वहीं से लंच किया जाता है आपको किसी भी उपग्रहों को, तो वहाँ से प्रतिक्षेपित किया जाता है और पृथ्वी के कक्षाओं में स्थापित कर दिया जाता है। वह 3 भागों में होता है, आगे जा करके उसके भाग धीरे धीरे खुलते चल जाते हैं, जो आपको अगले व्यूज में दिखाया जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं आसानी से यह खुल के गिरता चला जाता है, और लास्ट में ये वाला जो पार्ट है वह अंत कक्षा में आपको जा करके प्रतिस्थापित हो जाता है, जहाँ से वह काम करते रहता है। इसका बहुत सारा काम है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है रॉकेट का प्रतिक्षेपण, यहाँ पे प्रतिक्षेपण हो रहा है, प्रक्षेपण हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना। रॉकेट वगैरह जो रहता है वो उसको धकेलने का काम करता है, आगे बढ़ाने का, पुशिंग का काम करता है, वह गिर रहा है। फिर यहाँ पे देखिए उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, इस तरह जा करके वो जिस कक्षा में इसको यहाँ उसको प्रतिस्थापित करना रहता है वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या दिया हुआ है।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है वह 27 दिनों में पूरा कर लेता है। इससे पहले हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़े हुए थे। अब आगे देखिए, बोलता है कि लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कितना भाग दिखा देता है? सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। हम लोग पीछे वाला भाग तो देख ही नहीं पाते हैं। हमने आपको पीछे बताया भी था कि 59% भाग को ही अधिक से अधिक चंद्रमा को हम देख सकते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, चंद्रमा पे जो जीव वहाँ पे जो है ना आपको कि दिन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाता है और रात में बहुत अधिक ठंडा पड़ जाता है, जिसके कारण दिन में भी रहना संभव नहीं है और रात में भी रहना संभव नहीं है। इसीलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जैसे आप रात में देखिएगा ना तो चंद्रमा पे लगेगा जैसे दाग है। ठीक है, जैसे दाग है तो वो दाग सब क्यों दिखता है? तो पर्वत, मैदान और गड्ढा है, इसकी वजह से वो दिखते रहता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन जब पूरा चंद्रमा दिखता रहता है उस समय आप चंद्रमा पे इस दाग को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह आप लोग देखे ही हैं कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में है। वह जो है गैसों का और छोटे छोटे जो है ना आपको पिंडों का जो है वह पिंडों का वह पिंड है। छोटा पत्थर सब है जो उसी ग्रह से टूट के बनी हुई है। वह सब भी चक्कर लगाते रहती है, इसीलिए इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग है। क्षुद्र ग्रह किसके भाग है? तो ग्रह के ही भाग है जो उससे टूट के बने हैं, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों के टूटकर अलग हो गए। ग्रह से टूट करके वो अलग हो गए। उल्का पिंड को समझेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। उन्हें लगता है कि गिर ही जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है जो हमारे पृथ्वी को बचाते रहता है और जैसे ही ये संपर्क में आता है पृथ्वी के संपर्क में तो वायुमंडल से घर्षण होकर के यह जल जाता है। वायुमंडल को भी हम लोग को पढ़ना है। हम आपको नेक्स्ट जो है आपको क्लास में, जैसे कि 7 क्लास का जो है वीडियो बनाएंगे तो उसमें चैप्टर दिया हुआ, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वह जो है वायुमंडल में किस लेयर में कौन सा काम होता है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का उस पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाती है। बहुत ऊंचाई से गिरते ही रहता है और गिरेगा तो वो गड्ढा बना ही देता है। तो कई बार पूरा नहीं जल पाता तो वो गिर भी जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। ये भी इसको देखिए, आप देखने पे बहुत उजला लगता रहता है वो, इसीलिए इसको आकाशगंगा कहा जाता है। क्या कहा दोस्तों? आकाशगंगा कहा जाता है। हम लोग यहाँ पे थे, आते हैं आकाशगंगा। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती गंगा से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। इसका नाम क्या पड़ गया? आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना अत्यधिक कठिन है। इसका जो है ना कल्पना, जो ब्रह्मांड आप कल्पना कर लीजिएगा, इतना संभव नहीं है। लेकिन यह समझ लीजिए कि यह जो है आपको, अगर हम इसको समझाना चाहे तो देखिए यहाँ पे व्यूज में बताया गया। जैसे ये लड़की है, पृथ्वी पर है, पृथ्वी से ऊपर जाइए तो आपको क्या मिल जाएगा कि आप पृथ्वी से ऊपर सौरमंडल को देख लीजिएगा। सौरमंडल से ऊपर जाइए क्लस्टर या सुपर क्लस्टर को देखिएगा, उसके ऊपर जाइए तो आकाशगंगा, उसके ऊपर में जाइए तो ब्रह्मांड। इस तरह से अब तक हम लोग जो जानते हैं कि इस तरह से आपको हमारे बारे में जानकारी दिया गया है। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्या है, नहीं है, अभी तक हम लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है।
देख रहे हैं, इस तरह से व्यूज दिया हुआ है। और ये चैप्टर होता है आपका यहीं पे खत्म। क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। बोलता है कि तारे, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो तारों के पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है और ग्रहों के पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वह उसका चक्कर लगाते रहते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य, उसके 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रहों को हम सौरमंडल कहते हैं, है कि नहीं। सूर्य से, तीसरा क्वेश्चन है कि सूर्य से उनकी दूरी के आधार पर ग्रहों के नाम बताएं। तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा, हमको तो याद हो गया है। जैसे हम बताते हैं आपको कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास जीवन है। अगला क्वेश्चन है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वह जितने समय में पृथ्वी का चक्कर लगाता है उतना ही समय में वह जो है आपको अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है, जिसके कारण उसके एक ही भाग दिखता रहता है। अधिक से अधिक उसके हम 59% भाग को ही देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? तो हम सब जिसमें रहते हैं, जैसे कि लाखों आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला क्या बोलते हैं, MCQ, जो हम लोग के एग्जाम में देते रहता है। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। किस ग्रह को पृथ्वी से जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो बताइए, जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र ही न पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहनी, क्या बोलते हैं, पृथ्वी का बहन वगैरह, भगनी, पृथ्वी की भगनी, भोर का तारा, सांझ का तारा, इत्यादि इत्यादि इसके नाम से जाना जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो तीसरा जो है पृथ्वी है कि नहीं। अगला बढ़ते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से के पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। ये भी कोई कहने वाली बात थोड़े है, आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किस कक्षाओं के बीच रहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करें और किस तरह का वीडियो बनाएं कि ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक हेल्पफुल हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें सजेस्ट करें, हमें बताएं। या हमारा पर्सनल यूट्यूब व्हाट्सअप नंबर तो है ही, आप हमारे व्हाट्सअप पे या कॉल करके भी हमें आप सजेशन दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक और वीडियो बना सकते हैं और आपके लिए अधिक से अधिक सीटेट का पूरा आपको कंटेंट हम दे सकते हैं। हम आप ही के साथ पढ़ने वाले, आप ही के दोस्त, आप ही के भाई आलोक